आज हमें हेलो 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 हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई, पढ़ाई लिखाई चल रही है? ये बताओ पहले। हैं, कल तो बड़ी शैतानी दे रहे थे तुम लोग। हैं, ये बताओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हें जो काम करवाने वो करवा लो, पढ़ाई मत करवाओ सर, बस, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया सर, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। ओ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हैंडसम तो हूं मैं, वैसे देखा जाए तो हैंडसम हूं। तुम्हारे अमित भैया हैंडसम तो हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अच्छा, आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा भाई। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी XYZ जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपकी ये पहली क्लास है, पहली मतलब आप पहली बार इस क्लास में आ रहे हो, आपने नया नया इस बैच को परचेज किया है और पहली बार इस क्लास में आ रहे हो आप, तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। पहले पुराने लेक्चर्स देखना, तब आना इस लेक्चर में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो और डायरेक्ट आपकी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है तो आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा भाई कि वो पहले के लेक्चर देखें, उसके बाद जो है इस लेक्चर में आए। ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत 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 बढ़िया, है ना। अब ये बता दो कि अब तक जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, अब तक जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है वो तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी से बता दो फटाफट से, हाँ या ना में जवाब दे दो। अब तक जो भी, क्योंकि आज है आखिरी लेक्चर, आज आखिरी लेक्चर है, आज ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम और बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी करने वाले हैं हम। तो ये बता दीजिए कि भैया आपको आज समझ में आया है या नहीं आया। मतलब जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, जो भी पिछले 5 लेक्चर्स में हुआ है, वो तनिक बता दीजिए। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? हाँ है ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो बे, अरे बोलो। चले चले, अरे आया, पक्की बात है, पक्की बात है। जो भी मैंने पढ़ाया है, एक काम करें, एक छोटा सा पोल करवा लेते हैं और ईमानदारी से आपको जवाब देना है। क्या करना है सर? आपको सर ईमानदारी से जवाब देना है कि अमित भैया ने जो भी पढ़ाया है अब तक, वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। पोल करवाऊंगा मैं और हाँ और ना में आपको जो है जवाब देना है। ठीक है ना? वोट करना है हाँ ना में, जो भी मैंने अभी तक चैप्टर में पढ़ाया है, क्योंकि आखिरी लेक्चर है। आखिरी लेक्चर में हमेशा मैं वोट करवाता हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स है भाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे भैया, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे हो यार तुम मेरे। हैं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी का तो जानते नहीं हूं मुझे, तुम बहुत टाइम से जानते हो, तो थोड़ी बहुत कभी कभी गुस्सा आ जाती है, लेकिन हाँ, तुम्हारे भले के लिए ही डांटता हूं मैं हमेशा। ठीक है, चलिए। हाँ यार, कल आरसीबी जीत गई। खुशी हुई, थोड़ा सा जीत जाते हैं आरसीबी वाले तो खुशी होती है थोड़ा सा। चलो ठीक है। हाँ, स्पीड में रिवीजन करवा देंगे, करवा देंगे। रिवीजन की चिंता मत करो बेटा जी, स्पीड में रिवीजन हो जाएगा आपका, उसकी चिंता मत करो। रिवीजन तो बेटा जी मैं डेली ही करवाता हूं, तो रिवीजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। रिवीजन में करवाऊंगा, तो मैं कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो रिवीजन की टेंशन वेंशन मत लो। नोट्स कैसे बनाए बेटा? देखो, जो मेरे नोट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा कि कैसे बनाने हैं नोट्स। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं यही काफी सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको सिर्फ प्रश्नों की ही प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा कहीं इधर उधर भागना नहीं है ना, कहीं नहीं भागना। समझ में आया? चलो ठीक है। तो 86%, यानी कि मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर जो बच्चे हैं इनको समझ में आ गया है। क्यों? अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो बच्चे हैं इस चैप्टर को समझ गए हैं, जितना मेरे को पता है ना। 86% है, कोई बात नहीं। ये लेक्चर खत्म होगा तो ये 90% से ऊपर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, आपको समझ में आया, यही मेरा मेन उद्देश्य है। चलो अब एक काम करते हैं, आज है आखिरी लेक्चर। आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और हम क्या करेंगे आज? और हम करेंगे भाई आज एमसीक्यूज। बहुत सारे जो हमारे है ना बहुविकल्पी प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और हाँ बेटा, आज होगा तुम्हारा टेस्ट, और बेटा जो तुमने आंसर नहीं दिया तो बहुत पेड़ का मारेंगे, बता रहे हैं हम तुमको। एक एक को पकड़ पकड़ के यहां पर बुलाएंगे और बैठाएंगे, मजाक से हट के बता रहे हैं। तो एक एक बच्चा जो है प्रश्नों के सही आंसर देगा। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तुमको बे, थोड़ी सो कद्र करिया करो, थोड़ी कद्र कर लिया करो मेरी, अपने माँ बाप की। तो बेटा प्रश्न पूछेंगे आपसे, हर एक प्रश्न में क्विज होगा और क्विज में आपको सही आंसर करने हैं, वरना बहुत पिटेंगे तुम, बता रहे हैं हम तुमको। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं भाई, स्टार्ट कर लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही प्यारा चैप्टर था हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर है। सर कल क्या पढ़ाओगे आप? तो कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। याद रखना,
चैप्टर को पढ़ाने से पहले चैप्टर पढ़ के भी आना है आपको। तो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको राजनीतिक शास्त्र का, आपका जो पॉलिटिक्स है, यानी आप बोल सकते हो सिविक्स जो है आपका, नागरिक शास्त्र जो है आपका, नागरिक शास्त्र कल पढ़ेंगे हम। और उसका जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी कल सभी को पढ़ के आना है। कल सभी को मैं कहता हूं 2%, 5%, 6%, 10% समझ में आएगा, पढ़ के देखना खुद से। सत्ता की साझेदारी आप सभी को जो है पढ़ के आना है। कल मैं सत्ता की साझेदारी करवाने वाला हूं, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो पहले से थोड़ा सा रेडी रहना, क्योंकि कल मजा आने वाला है। कल एक नया चैप्टर शुरू होगा। बाकी इस चैप्टर की हम बात करें तो आज हम करेंगे सबसे पहले रिवीजन। क्या करेंगे सर? रिवीजन करेंगे। तो सर हम क्या करने वाले हैं? सर क्विज करने वाले हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड भी होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ये रहने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना? प्लस सर हम एंड में क्या करेंगे? हम एंड में रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? और फिर आप देखोगे रिवीजन के बाद जो है आपको हर एक चीज जो है क्लियर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, कल हमने किसकी बात की थी? तो एक काम करते हैं, जल्दी से ना एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के बाद हम जो है इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं, जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है ना? चलिए, तो भैया हमने क्या पढ़ा था? अरे चमका या नहीं चमका? चमक गया ना? पक्की बात है। हाँ, तो देखो सुनो, कल हमने क्या पढ़ा था भाई? कल की अगर लेक्चर की अगर हम बात करें, कल की अगर हम लेक्चर की बात करें तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको पढ़ा। हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की 1848 में क्या हुआ था। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पूरे चैप्टर का। तैयार हो सब? जल्दी से बताओ। बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े रिवीजन करवाऊंगा, जल्दी से थम्स अप दे दो फटाफट से। और एक काम करते हैं, जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 से पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे देंगे फटाफट से, जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे थम्स अप दे दो, ऐसे करके, जो ऐसे जाते हैं ना, ऐसे करके जल्दी से फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। एक महा रिवीजन होने वाला है, 4 से 5 मिनट का रिवीजन होगा ये। उसके बाद पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, अरे मेरे शेर, अरे मेरे शेरा, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम तबाही मचाने वाले हो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो है मजा आ जाएगा। वाह भाई साहब, बेटे ला भाई साहब, ला ये ले। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो चलो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने इस चैप्टर में जाना कि किस प्रकार से एक टाइम पर पूरे यूरोप में राजतंत्र का प्रकोप था। राजतंत्र का प्रकोप यानी कि राजा जो होते थे वो राज किया करते थे। फिर क्या हुआ? फिर धीरे 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 जब एक मध्यम वर्ग निकला और उस मध्यम वर्ग ने किस प्रकार से क्रांति की और किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यानी कि अब जो लोग हैं वो किस चीज की मांग कर रहे थे? तो जो लोग हैं वो अब राष्ट्र की मांग कर रहे थे कि हमारे पास एक देश होना चाहिए। और उस देश को कौन चलाएगा? तो उस देश को कोई राजा नहीं चलाएगा, उस देश को प्रजा चलाएगी। और ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? ऐसी व्यवस्था को हम प्रजातंत्र बोलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, इसकी पहली अभिव्यक्ति कहां हुई? पहले ये समझो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि बोलता है कि आपको अपने देश से प्रेम करना है, ना कि किसी राजा से, ना कि किसी राजवंश से। आपको अपने देश के साथ जो है प्रेम करना है। इसकी जो पहली अभिव्यक्ति है वो कहां उठी थी? तो फ्रांस में उठी थी 1789 में। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, और उस चैप्टर में आपने समझा किस प्रकार से फ्रांस में जो है आंदोलन हो जाता है, किस प्रकार फ्रांस में जो एक निरंकुश राजा था लुई 16वां, जो कि बुर्बन राजवंश से आया करता था, किस प्रकार उसने अपना सितम ढाया जनता पे और किस प्रकार 1789 में क्रांति हो जाती है। बस यहीं से एक शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की। आप देखोगे 1789 में क्रांति हो जाती है और 1791 आते आते आप देखोगे फ्रांस में पहला संविधान बन जाता है और फ्रांस में एक प्रकार का संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक इस प्रकार का राजतंत्र जहां पर राजा भी है और जहां पे संविधान भी है। लेकिन अब राजा को कौन कंट्रोल करेगा, राजा पे कौन अपनी पकड़ बनाएगा? तो वो संविधान के हिसाब से राजा चलेगा। लेकिन राजा के अंदर जो है कुछ चुल उठी, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कुछ अंदर खुजली थी उसके। तो आप देखोगे कि राजा ने इधर उधर के राजाओं के साथ में, लुई 16वें ने इधर उधर के राजाओं के साथ में साठगांठ करने की कोशिश की। उस कोशिश में वो पकड़ा जाता है और आप देखोगे उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। फाइनली आप क्या देखते हो? फाइनली आप देखते हो कि जैकोबियन क्लब जो होता है, जिसका मालिक होता है, जिसका जो नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो फ्रांस की सत्ता को संभाल लेता है। ये सब आपने पढ़ा। फिर आप देखोगे कि बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी जो है लटका दिया जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। फिर डायरेक्टरी आती है और फिर आप फाइनली देखते हो 1804 में नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में। नेपोलियन जैसे ही आता है तो आप देखोगे फिर से आप बोल सकते हो फ्रांस में एक तरीके की तानाशाही आ जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज का डिफरेंस है, नेपोलियन जो था वो बहुत ज्यादा निपुण राजा था, वो एक लुई 16वें की तरह नहीं था, वो एक बहुत निपुण राजा था। और आप देखोगे 1804 में जब वो आया तो वो नेपोलियन कोड के नाम से आता है। मतलब आप देखोगे जब उसका सत्ता आया, जब वो सत्ता में आता है, तो नेपोलियन जब सत्ता में आया तो उसका एक सपना था कि उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना है, उसको पूरे यूरोप पर शासन करना है,
उसके लिए आप देखोगे कि जहां जहां पर भी वो कब्जा करता था, या फिर आप बोल सकते हो कि जहां जहां भी नेपोलियन का रूल था, राज था, वहां पर वो क्या करता था, वहां पर वो नेपोलियन संहिता लगाता था। सर नेपोलियन संहिता क्या होता है? तो नेपोलियन संहिता कुछ भी नहीं था, जो प्रशासनिक, आप बोल सकते हो प्रशासनिक जो आप बोल सकते हो प्रशासनिक जो कानून जो थे, प्रशासनिक कानून जो है, प्रशासन को चलाने के लिए जो भी नियम कानून जो है, वो थे हमारे नेपोलियन कोड, या फिर इसको नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर आप देखोगे 1815 में हम आ गए। 1815 में नेपोलियन जो हार जाता है। नेपोलियन किससे हारता है भाई? नेपोलियन ने आराम से करीबन जो है 10 साल राज किया, और फिर आप देखोगे कि प्रेब देश जो होते हैं, चार जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, कौन कौन से साम्राज्य सर? आप देखोगे ऑस्ट्रिया है ना, रशिया, ब्रिटेन है ना, ये सब मिलके, प्रूशिया, ये सब मिलके किसको हरा देते हैं? सब मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं। फाइनली आप देखोगे 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। 1815 के बाद क्या हुआ? तो आप देखोगे 1815 के बाद फिर से रूढ़वादी लोग आ गए। रूढ़वादी का मतलब मैंने बताया था आपको, रूढ़वादी वो लोग होते हैं जो लोग पुरानी सोच वाले होते हैं, जो लोग नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राजा जो थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, है ना, जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, उनको बोलते थे रूढ़वादी लोग। और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो कि बदलाव चाहते थे, जो कि चाहते थे स्वतंत्रता मिले हर किसी को, जो कि चाहते थे हर किसी को स्वतंत्रता हो, समानता हो, कानून के समक्ष सभी बराबर हो, तो ये जो मांग थी किसकी थी? ये उदारवादियों की मांग थी। मतलब उदारवादी अगर ऐसे चल रहे हैं तो रूढ़वादी ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, होता क्या 1815 में फिर से वेना संधि होती है। वेना संधि में होता यह है कि भाई आप देखोगे वेना संधि में सबसे बड़ा जो निर्णय लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि फ्रांस में फिर से कौन आएगा? फ्रांस में फिर से बर्बन वंश का राजा आएगा। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे जितने भी उदारवादी जो लोग होते हैं वो जमीन दोष हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अब फिर से किसका राजा आ उठा है। अब फिर से आप देखोगे कि फिर से फ्रांस में या फिर पूरे यूरोप में रूढ़वादियों का शासन आ गया है। फिर से वही हालत हो गई है जो 1789 से पहले हालत थी। तो ये सब हुआ। फिर मैंने 1830 की कहानी बताई आपको कि 1830 में फिर से क्या हुआ? फिर से क्रांति हो जाती है 1830 में। और 1830 में जब क्रांति होती है तो बर्बन वंश के जो राजा को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और लुई फिलिप को जो है फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। और इसमें फिर मैंने बहुत सारी चीजें भी बताई थी। एक तरफ इसको जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिससे कि फ्रांस फिर से एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। और फिर आप देखोगे बेल्जियम में क्रांति हो गई, तो बेल्जियम जो होता है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। उसके अलावा आप देखोगे ग्रीस में क्रांति हो जाती है, यूनान में क्रांति हो जाती है, और यूनान जो होता है वो अपने आप को अलग कर लेता है किससे? ऑटोमन साम्राज्य से। और जो संधि साइन होती है, जो संधि, कौन सी संधि से अलग हुआ था? तो आप देखोगे कुस्तुकतुनिया की संधि से जो है ग्रीस अपने आप को आजाद कर लेता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर क्या हुआ? फिर दिक्कतें और भाई, फिर क्या हुआ? फिर फ्रांस में और ज्यादा दिक्कतें आई। आप देखोगे फ्रांस में बहुत सारे जो लोग थे बेरोजगार हो गए थे, है ना, भिखमंगे हो गए थे, वो उनके पास कोई काम नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। और लुई फिलिप को जो राजा बनाया था उसने कुछ ढंग का काम करवाया नहीं। तो 1848 में आखिरी क्रांति होती है फ्रांस में, और लुई फिलिप जो होता है वो भाग खड़ा होता है। और फाइनली जो नेशनल असेंबली जो होती है फ्रांस की, वो फ्रांस को एक गणतंत्र देश जो है घोषित कर देती है। मतलब एक ऐसा देश जहां पर जो लीडर होगा वो चुना हुआ होगा, और हर 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनको जो है वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। बट फिर भी आप देखोगे महिलाओं को फिर भी जो है वोटिंग अधिकारों से, मताधिकारों से जो है वंचित रखा जाता है। इतना हमने पढ़ा। लेकिन आप देखोगे उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए, और फाइनली 1848 में जो फ्रांस होता है वो आजाद हो जाता है। उसके बाद हमने कहानी किसकी पढ़ी? उसके बाद हमने कहानी पढ़ी किसकी? जल्दी से होता, उसके बाद हमने कहानी जर्मनी की पढ़ी। जर्मनी में एक कोशिश हुई 1848 में कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस की देखा देखी में जर्मनी का जो मध्यम वर्ग था, जर्मनी के जो उदारवादी थे, उन्होंने फ्रांस की देखा देखी में क्या किया? फ्रांस की देखा देखी में उन्होंने भी एक तरीके की असेंबली बना ली, है ना, जिसको जर्मन सकल असेंबली बोला गया। उसमें 831 लोग थे, ये निर्वाचित लोग थे, और इन्होंने एक अपनी असेंबली बनाई और अपना संविधान भी बनाया सेंट पॉल चर्च में। और फिर ये राजा के सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि राजा जी अब आज से आपको अपने संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब दिक्कत ये थी, ये जो 831 लोग थे इनके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, ना ही मजदूरों का, ना ही कारीगरों का, ना ही किसानों का, है ना। और दूसरी तरफ जो राजा था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे भैया, कोई तुम्हारी गद्दी पे बैठा हुआ है, गद्दी ऐसे थोड़ा छोड़ेगा, गद्दी के पीछे तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। वो राजा जो है कैसे गद्दी छोड़ता? होता क्या है भाई, इस असेंबली को भंग कर दिया जाता है। फिर यहां पे जो चूहे बिल्ली का गेम चल रहा था, अब यहां पे आप देखोगे कि जो हमारे रूढ़वादी लोग हैं, जो राजा हैं, जो राजवंश हैं, यही जाके कदम उठाएंगे कि यही जाके क्या करेंगे? यही जाके राष्ट्रों का निर्माण करेंगे। मतलब यह था कि अब हमारा जो विलन था वो हीरो बन चुका है। अब बड़े बड़े जो राजवंश हैं यही जिम्मेदारी लेंगे क्या करने की? एकीकरण की। यही जिम्मेदारी लेंगे एक राष्ट्र के निर्माण की। तो सबसे पहले मैंने आपको जर्मनी का राष्ट्र का निर्माण बताया था। जर्मनी राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? तो जर्मनी जो था वो 39 भागों में बटा हुआ था। अब इन 39 भागों में अलग अलग साम्राज्य जो थे वो यहां पर राज करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि इन सभी साम्राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो कौन सा था? सबसे शक्तिशाली इकाई जो थी कौन सी थी? तो मैंने बताया था आपको प्रूशिया।
प्रूशिया भी जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था और सबसे शक्तिशाली था। तो प्रूशिया के जो राजा थे उन्होंने जिम्मेदारी दी ऑटोमन बिस्मार्क को कि भैया तुम जो है क्या करो, तुम जो है तुम्हारा हम तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं, तुम क्या करोगे, तुम जो है इन 39 राज्यों को एक करके जर्मनी राष्ट्र का निर्माण करोगे। यहां पर ऑटोमन बिस्मार्क भाई साहब जो थे इन्होंने 7 वर्ष तक युद्ध लड़े। 7 वर्ष तक युद्ध किससे लड़े? डेनमार्क से युद्ध लड़ा इन्होंने, फ्रांस से युद्ध लड़ा इन्होंने और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा। उसके बाद जाके इन्होंने क्या किया, उसके बाद जाके आप देखोगे फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान जो आप देखोगे 1871 में जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। यह मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने इटली की बात की आपसे। इटली की अगर हम बात करें, इटली का भी हाल जो था जर्मनी जैसा था। इटली जो था वो 7 भागों में बटा हुआ था और 7 भाग जो थे उनमें अलग अलग जो साम्राज्य थे, अलग अलग जो वंश थे, उनका नियम, उनका वहां पर जो है राज था। जैसे ही हम बात करें एक वहां पे जो एक जो इलाका था उसका नाम था सर्निया पिडमोंट, यहां पर इटालियन राजवंश का शासन था। अगर वहीं मैं बात करूं उत्तर की, तो उत्तर में ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है इसका रूल था। अगर मध्यम इटली की हम बात करें तो मध्यम इटली में जो है पोप का राज था और दक्षिणी इटली की अगर हम बात करूं तो यहां पर जो है स्पेन का बर्बन वंश का रूल था। आप देखोगे यहां पे एकीकरण की पहल किसने की, तो जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो थे, जो कि सर्निया पिडमोंट के राजकुमार थे, इन्होंने जिम्मेदारी दी काउंट कावूर को कि आप जाइएगा और उत्तरी भाग को आजाद करवाइएगा। जो उत्तरी भाग जो था किसके कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है, तो उन्होंने उससे आजाद करवा लिया। फिर आप देखोगे कि दक्षिण भाग जो था उसमें जो गुसिपी गैरिबाल्डी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने दक्षिण वाले हिस्से को जो आजाद करवा लिया। और जो मध्य वाला भाग जो था, जो कि पोप के अंडर में था, उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया कि भैया ले जाओ, हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। ऐसे करके आप देखोगे कि फाइनली जो हमारा इटली जो होता है वो आजाद हो जाता है, इटली जो है इटली का एकीकरण हो जाता है। तो यहां तक हमारी कहानी गई है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यहां तक हमने पूरे चैप्टर का जो है एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आज हम बात करेंगे 3 चीजों के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम अलग अलग जो हमारे जो आज हम ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, है ना। और आप देखोगे कि जब राष्ट्रवाद हो गया प्रॉपर तरीके से, यहां पे राष्ट्र का निर्माण हो गया, उसके बाद यहां पे क्या समस्या खड़ी हो गई उसकी हम बात करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त भी आज करेंगे। बताइए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, है ना, इतनी देर बोलते 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 प्यास लगा यार। मजा आ गया, मतलब ये पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया, यही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है अभी तक। चंदू के चाचा ने चंदू की, क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं आगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे किसके बारे में सर? हम बात करेंगे ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। ये सर ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी क्यों बोली जा रही है? बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे जो आज के टाइम पर आपको ब्रिटेन दिखता है। सर ब्रिटेन कहां पर है? अरे भैया ये वही ब्रिटेन वाले हैं जिन्होंने भारत को 200-250 सालों तक गुलाम बनाया था। तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड मैप में, पूरे दुनिया का मैप उठाओगे, उसमें अगर जूम करोगे ना तो तुम्हें ठीक से दिखेगा ब्रिटेन इतना छोटा सा देश था और इतने बड़े मुल्क पे इन्होंने कब्जा किया, इन्होंने गुलाम बनाया हमें और 250 वर्षों तक जो हम पर राज किया हम पर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं द ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। ये हम जो बोलते हैं ना कि अंग्रेज आए हमारे भारत देश में, हमें गुलाम बनाया, तो वो अंग्रेज कौन से थे? तो वो यही अंग्रेज थे भाई, ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ब्रिटेन की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई ब्रिटेनों ने हमें गुलाम बनाया और तुम्हें मानना पड़ेगा भाई, देखो ये चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि इनमें कुछ तो वो था, इनमें दिमाग तो था। या तो हम ज्यादा बेवकूफ थे इंडिया वाले, या फिर ये ज्यादा समझदार थे। अब दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो हम पागल थे, आपस में लड़ मरते थे हम, या फिर ये बहुत ज्यादा चालाक थे, बहुत ज्यादा शातिर थे ये लोग। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन की यहां पे अजीबोगरीब कहानी क्या बोला जा रहा है? अब बेसिकली इसमें हम ब्रिटेन के राष्ट्र के निर्माण की ही बात करने वाले हैं। जैसे हमने जर्मनी की बात की भाई, जैसे हमने इटली की बात की, वैसे ही हम ब्रिटेन की बात करेंगे। लेकिन यहां पर यह क्यों बोला गया है सर ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी? आपके बुक में भी यही टॉपिक दे रखा है ना, आपके बुक में भी यही टॉपिक दे रखा है। अजीबोगरीब कहानी इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो ब्रिटेन का एकीकरण जो हुआ है, आज जो आप ब्रिटेन देखते हो, द ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोला जाता है, उसका जो एकीकरण जो हुआ था वो किसी युद्ध से नहीं हुआ। जैसे हम बात करें जर्मनी के केस में क्या हुआ, 7 वर्षों तक युद्ध लड़े हमारे ऑटोमन बिस्मार्क ने। इटली के केस की अगर हम बात करें तो इटली के केस में भी युद्ध हुआ था भाई, उसके बाद ही इटली का एकीकरण हुआ। लेकिन वही मैं बात करूं इनके केस की, अगर मैं ब्रिटेन के केस की बात करूं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिलता। सारी जो चीजें हुई वो शांति से होंगी, ठीक है ना। सारी जो चीजें हुई वो एकदम पीसफुली शांति से निपट गया सारा मैटर। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटेन का अजीबोगरीब कहानी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो एकीकरण जो हुआ ब्रिटेन का, उसमें कोई भी युद्ध वगैरह नहीं लड़ा गया। अच्छा, अब इसकी कहानी जान लेते हैं सर क्या हुआ। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं बेटा जी, तो आप अगर मैप में देखोगे ना तो ब्रिटेन जो है बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे जो हमारे टापू जो होते हैं, हमारे बहुत सारे जो द्वीप होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है।
किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्रिटेन की। मतलब ब्रिटेन क्या है? बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे आप देखोगे थोड़ा सा मैप में, है ना, थोड़ा सा आप देखोगे, ये पूरा यूरोप है ना, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है ना, इधर ये पूरा रशिया, ये पूरा रशिया है, ये पूरा यूरोप है। और आप देखोगे ना ब्रिटेन बिल्कुल अलग है, ब्रिटेन बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन आप देखोगे ना, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इनका एक समूह है। देखो, ये देखो छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना, इनका समूह बोला जाता है ब्रिटेन को। मतलब ब्रिटेन जो है एक द्वीप है। क्लियर हुआ? ये आता किसमें? आता सर ये यूरोप में है, लेकिन ये द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं। द्वीप पता है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। चलिए सर, अच्छा अब होता क्या था, ये जो ब्रिटेन, जो आज के टाइम पर ब्रिटेन आप बोलते हो, इसमें आपको अलग अलग जाति समूह देखने को मिलेंगे। अच्छा, जाति समूह मतलब आप देखोगे एक इंग्लिश यहां पर आकर, देखो जाति समूह क्या होते हैं? जाति समूह का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो जाति समूह जो होते हैं ना, किसी पर भी आधारित हो सकते हैं। ये भाषा पे आधारित हो सकते हैं, ये जाति पे आधारित हो सकते हैं, ये धर्म पे आधारित हो सकते हैं, है ना। इनकी जो संस्कृति होती है वो अलग होती है। तो किसी के भी बेसिस पे आपकी जो है आपका जाति विभाजन कर दिया जाता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनकी अगर हम बात करें, इंग्लिश की, वेल्स की, है ना, स्कॉट की, आयरिश की, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग जाति समूह जो हैं, ये इन द्वीपों पे रहा करते थे। ये कहानी, अगर मैं बहुत प्राचीन टाइम की बात करूं, मैं अगर 14वीं 15वीं शताब्दी की बात करूं, तो आप देखोगे ब्रिटेन नाम की जो जगह है, इसमें अलग अलग जाति समूह रहते थे। और ये जो जाति समूह जो थे, ये किस आधार पर बटे हुए थे? तो ये भाषा और इनकी संस्कृति जो थी, इसके आधार पर बटे हुए थे। क्या नाम था इनका सर? तो इंग्लिश थे एक तरफ वेल्स रहा करते थे, एक तरफ आप देखोगे स्कॉट रहा करते थे, स्कॉटिश बोलते थे इनको, एक तरफ आयरिश रहा करते थे, है ना। जो आज सुनते हो ना आयरलैंड, आप सुनते हो वेल्स, आप सुनते हो स्कॉटलैंड, है ना, आप सुनते हो इंग्लैंड, ठीक है। तो ये सब जो है रहा करते थे। ये अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, इनकी अलग अलग संस्कृति है, इनकी भाषाएं अलग अलग हैं, और ये अलग अलग समूह में रहते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि अलग अलग जाति समूह में जो है ये लोग रहते थे। ठीक है सर। अब क्या हुआ ये कि यहां पर एक जो जाति समूह था जिसका नाम था इंग्लिश, ये सबसे ज्यादा क्या था? ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था सर, है ना। ये सबसे ज्यादा क्या था? ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है सर, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, पावरफुल था सर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंग्लिश की। मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों से ज्यादा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो कौन था? वो इंग्लिश थे। मतलब जो इंग्लैंड में आज के टाइम पर रह रहे हैं, ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल थे, और इनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा था, पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा थे। और ये, अगर मैं इन तीनों की बात करें, इन तीनों से ही ज्यादा समृद्ध ये लोग थे, इंग्लिश वाले। अब मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया इनका दबदबा बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जब शक्तिशाली हैं तो कौन करेगा पहल? एकीकरण की पहल कौन करेगा? तो यही करेंगे। अब हुआ क्या भाई? हुआ ये कि इंग्लिश वाले बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेल्स को अपने में मिला लिया। वेल्स एक नाम की जगह थी, अभी बात करेंगे हम। वेल्स बिल्कुल ठीक नीचे ही थी। अगर थोड़ा सा आप देखोगे, ये देखो, ध्यान से देखना फटाफट से, हाँ ये देखो नीचे, अगर आप देखोगे ना, ये देखो ध्यान से फटाफट से देखना, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वेल्स वाला हिस्सा है ना। ये नीचे वाला वेल्स वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो है इंग्लैंड वाला हिस्सा है, ये हमारा स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है, ये हमारा आयरलैंड वाला हिस्सा है। याद रखना, ठीक है। ये पूरा मैप है। अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से सुनना, कहानी सुनना, ध्यान से कहानी सुननी है बस आपको। यहां पे क्या बोला जा रहा है? बेसिकली यहां पे बोला ये जा रहा है कि जो इंग्लिश वाले जो लोग हैं, इंग्लिश जो जाति समूह से लोग आते हैं, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेल्स जो जाति समूह के जो लोग हैं, इनको अपने में मिला लिया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की, कोई विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि करेंगे तो कुछ फायदा नहीं था उसका, क्योंकि इंग्लिश जो जाति समूह के जो लोग थे, ये काफी पावरफुल थे, काफी ताकतवर थे। और आप एक चीज और देखना कि 1600 में एक चीज हुई थी। क्या हुआ था सर? 1600 में आप देखोगे कि जो इंग्लिश लोग हैं, जो इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हुआ यह था कि सारी जो ताकत है, राजा की जो सारी ताकत है, वो किस पे चली गई थी? वो संसद के पास चली गई थी। अब कहने का मतलब यह है कि देखो, इंग्लैंड में आज के टाइम पर भी तुम राजा देखते हो, आज भी राजा हैं इंग्लैंड में, लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो बस एक नॉमिनल हेड है। सच्ची ताकत किसके पास है? इंग्लैंड में आप जाओगे, ब्रिटेन में आप जाओगे, तो सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल ताकत किसके पास है? संसद के पास। तो यहां पे वही कुछ हुआ 1600 में। आप देखोगे ना कि इनकी पूरी जो ताकत है, राजा की जो पूरी ताकत है, वो किसके पास चली जाती है? वो किसके पास चली जाती है? तो इंग्लैंड की संसद के पास चली जाती है। संसद जो है यही सब कुछ करेगा। अब संसद में यह निर्णय लिया जाता है कि हमें क्या करना है? हमें बाकी के जाति समूह के जो लोग हैं, इनकी संस्कृति को खत्म करके इनको अपने में मिलाना है। मतलब ये कि जो इंग्लिश जो लोग हैं बहुत पावरफुल हैं। अब ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि बाकी के जो जाति समूह के लोग हैं, जो स्कॉटिश लोग हैं, जो वेलिश लोग हैं, जो आयरिश लोग हैं, इन सबको अपने में मिला के हमें क्या बनना है? द ग्रेट ब्रिटेन बनाना है। ठीक है ना। तो इसकी पहल शुरू होती है और धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। सबसे पहले किसको लिया जाएगा? सबसे पहले इस वेलिश जो लोग थे, वेल्स जो जगह का नाम है,
इनको जो है अपने में मिला लिया जाता है। ये कोई किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पता था कुछ करेंगे तो इंग्लिश वाले मानेंगे। तो आप देखोगे वेलिश जो लोग होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इंग्लिश या फिर इंग्लैंड के अधीन हो जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं कि भैया हम तुम एक। ठीक है सर। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी स्कॉटिश की। स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे, जो स्कॉटिश जाति समूह के जो लोग थे, इनकी अब बारी थी। इनसे बोला गया भाई कि भैया आ जाओ, हमारे में मिल जाओ। इंग्लैंड वाले बोल रहे हैं इनसे कि आओ देखो हमारे में मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो पिटाई कर देंगे तुम्हारी, मिलना तो पड़ेगा हमें पूरा एक द ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हम लोग अलग अलग तो नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी पूरी की पूरी संस्कृति को छोड़कर हमारी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। तो होता क्या है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है क्या होता है, एक एक्ट होता है, इसको बोला गया यूनियन एक्ट। अच्छा सर, ये एक्ट क्या होते हैं? एक्ट का मतलब होता है एक तरीके का कानून। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। एक तरीके का कानून पास हो जाता है, जिसको क्या बोला गया? इसको बोला गया यूनियन एक्ट। ये जो कानून पास किया गया था, ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ये इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश वाले जो लोग थे और स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉट वाले जो लोग थे, इनके बीच में क्या होता है, एक यूनियन एक्ट बना दिया जाता है, एक तरीके का कानून लागू होता है। जिससे क्या हुआ? जिससे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो है स्थापना की जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इंग्लिश प्लस वेल्श प्लस स्कॉटिश, यानी कि इंग्लैंड प्लस वेल्श प्लस स्कॉटलैंड को मिला के क्या बनाया जाता है? स्कॉटलैंड को मिला के बनाया जाता है, इन तीन को मिला के बनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना है इसको, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, डायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैं एक बार एंड में फिर से जो है एक रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझो यहां पे इंग्लिश वाले जो लोग थे सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास ताकत है, जिसके पास ताकत होती है उसके पास दबदबा होता है। अब इंग्लिश वाले लोगों ने वेल्श को अपने में शामिल कर लिया, अपने में मिला लिया, है ना। अब क्योंकि इंग्लिश वाले जो लोग थे इनके पास पैसा भी ज्यादा थे, ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा ताकतवर थे, और आप देखोगे इन लोगों ने, इंग्लिश वालों ने वेल्श को अपने में मिला लिया सबसे पहले, वेलिश जो लोग थे। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने स्कॉटलैंड को भी अपने में मिला लिया, जो स्कॉटिश जाति से आते थे इनको भी अपने में मिला लिया। कैसे मिलाया अपने में? तो 1707 में इन्होंने कानून पास किया जिसका नाम था यूनियन कानून, यूनियन एक्ट। इससे कि क्या होता है? इससे कि होता यह है कि स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं वो किसमें शामिल हो जाते हैं? वो इंग्लैंड में शामिल हो जाते हैं, और इसको बोला जाता है इन तीनों ही इलाकों को मिला के क्या बनाया जाता है? इन तीनों ही इलाकों को मिला के बनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब सुनो यहां पे, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से देखो फटाफट से। ठीक है। अच्छा देखो ये ग्रेट ब्रिटेन किसको बोला जाता था? ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता था? ग्रेट ब्रिटेन में आता था स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है ना। देखो ये क्या हमारा, ये वेल्स है नीचे, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंग्लैंड है, और ये हमारा स्कॉटलैंड है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बना के था ग्रेट ब्रिटेन बना। अब देखो इसको मिला के क्या बना? इसको मिला के बना ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो यहां पे, अब होता क्या है? अब होता यह है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा यहां पे ना एक काम करो, ये यूनाइटेड किंगडम हटा दो, ये हटा दो, है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं बोला गया, द ग्रेट ब्रिटेन बोला गया बस, है ना। द ग्रेट ब्रिटेन बोला गया इसको। द ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना की जाती है कब? 1707 में। द ग्रेट ब्रिटेन, नाम याद रखना। अब किसकी बारी थी भाई? अब बारी थी आयरिश की। आयरिश जो लोग थे, यानी कि जो आयरलैंड के जो लोग थे, जिनका जाति समूह आयरिश था, इनकी अलग भाषा थी, इनकी अलग संस्कृति थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विरोध किया भाई, इन्होंने जो है विरोध किया। अच्छा अब थोड़ा सा आयरिश वालों की बात सुन लेते, क्या था इनमें, क्या मसला था आयरिश वालों का। आयरिश वालों ने विरोध किया, लेकिन विरोध से कुछ होना नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड वाले बहुत ताकतवर थे। अब आयरलैंड में एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि भाई अगर ईसाई धर्म जो होता है, आपको पता होना चाहिए, यूरोप में जो मैक्सिमम जो लोग थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, क्रिश्चियंस थे वो लोग। अब ईसाई धर्म में क्या होता है कि दो समूह होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो अलग अलग सेक्ट होते हैं ईसाई धर्म में। बहुत सारे कैथोलिक होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट होते हैं, मतलब ये होते ईसाई धर्म की हैं। जैसे होता है ना मुस्लिम में क्या होता है, सिया सुन्नी होते हैं, है ना। जैसे जैनों में क्या होता है, दिगंबर पीतांबर होते हैं। तो अलग अलग सेक्ट होते हैं एक धर्म के अंदर ही। जैसे हम जब हिंदू की बात करें तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे कि जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग सेक्ट में है। जैसे हम बात करें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ठीक है। अब होता क्या था कि आयरलैंड में जो आयरिश लोग जो थे, आयरलैंड नाम की जो जगह थी जहां पर आयरिश लोग रहते थे, वहां पर दो प्रकार के लोग रहा करते थे, दो प्रकार के ईसाई धर्म के लोग रहते थे। एक तो थे प्रोटेस्टेंट और दूसरे थे कैथोलिक। ठीक है सर। अच्छा अब होता क्या था भाई? होता यह था कि भाई प्रोटेस्टेंट जो थे वो चाहते थे कि वो इसमें शामिल हो जाएं। किसमें भाई? इंग्लिश में, इंग्लैंड में शामिल हो जाएं। लेकिन जो कैथोलिक थे, कैथोलिक नाम के जो ईसाई थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई, वो नहीं चाहते थे,
वो नहीं चाहते थे कि हम किसमें शामिल हो, वो नहीं चाहते थे कि हम इंग्लैंड में शामिल हो। समझ रहे हो हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोटेस्टेंट जो है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? ये प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया हम जो है इंग्लिश में शामिल हो जाएं, लेकिन जो कैथोलिक ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम इंग्लैंड में शामिल हो। अब क्या हुआ? अब विरोध कौन करेगा? अब क्योंकि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? अब क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग शामिल हो जाएं इंग्लिश में, तो इनको सपोर्ट था, इंग्लिश इनको सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इसका मर्जर हो जाए, है ना, इनका जो है एकीकरण हो जाए। लेकिन कैथोलिक जो लोग थे इन्होंने विरोध कर दिया। अब इन्हीं में से एक इंसान थे, एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, एक बहुत बड़े आप बोल सकते हो क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था वोल्फटोन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस रिवॉल्ट को दबा दिया जाता है और आप देखोगे कि उत्तरी आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड याद रखना, दो आयरलैंड है, एक तो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक है उत्तरी आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अभी भी एक अलग देश है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उत्तरी आयरलैंड की बात कर रहा हूं। तो उत्तरी आयरलैंड जो होता है वो किसके अंडर में चला जाता है? ये किसके अंडर में चला जाता है? तो ये भी इंग्लिश के अंडर में चला जाता है। मतलब आप कहोगे सर ये जो रिवॉल्ट हुआ, ये जो क्रांति हुई, इसका क्या हुआ? इसका कुछ भी नहीं हुआ। इस क्रांति को दबा दिया जाता है और आप देखोगे 1801 में जो आयरलैंड जो होता है उसको जबरदस्ती, याद रखना, जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में जो है क्या मिला लिया जाता है, मतलब द ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। अब सुनो यहां पे, अब थोड़ा सुनो यहां पे क्या है ना, देखो इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हो और या इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब सुनो यहां पे, अब देखो ध्यान से क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ यहां पे देखो। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ध्यान सुनना फटाफट से, ये सब क्या है? ये सब बड़े बड़े समूह हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब द्वीप हैं। ये सब क्या है? ये सब आपको दिख रहा है क्या? ये द्वीप है, द्वीप है, ये द्वीप समूह है, मतलब ये आइलैंड्स हैं, चारों तरफ पानी है इनके। ठीक है सर। अब इन आइलैंड्स पे मैं लास्ट वाली बता रहा हूं, समझो मैं लास्ट वाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या थे सर? यहां पर जो जाति समूह थे, अलग अलग जातीय समूह थे। ठीक है, अलग अलग क्या थे सर? जाति समूह थे। ठीक है, समझ में आ गया? अलग अलग जाति समूह थे। जाति समूह में सबसे पावरफुल कौन था, सबसे ताकतवर कौन था? तो आप देखोगे जो इंग्लिश वाले लोग हैं, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, फिर इंग्लैंड भी बोल सकते हो। इंग्लिश मतलब इनकी जाति थी, इंग्लिश भाषा बोला करते थे, जो हम आज बोलते हैं, और ये इंग्लैंड के थे। इन्हीं लोगों ने भारत पे भी राज किया था। इन लोगों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया था, अगर आपको याद हो तो। इंग्लैंड के जो लोग थे ये सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है सर। अब इनकी एक पहल शुरू हुई, इनको लगा कि हमें बाकी के जो आइलैंड्स हैं, बाकी के जो द्वीप समूह है, इनको अपने में मिलाना है। तो हम क्या करेंगे? तो मिलाएंगे। अब हुआ क्या कि जो वेल्स नाम की जगह थी, जो बिल्कुल नीचे आती है, ये देखो नीचे वेल्स नाम की जगह है, बिल्कुल नीचे जो आती है, ये खुद ब खुद शामिल हो गया इसमें, है ना, बिना किसी के, ये चाहता था शामिल हो जाए, इंग्लैंड में शामिल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि फिर बात की गई स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड से बोला गया भैया तुम भी आ जाओ हमारे में। हुआ क्या? जब स्कॉटलैंड को बोला गया तो होता यह है कि भाई एक एक्ट पास किया जाता है। कब पास किया जाता है? 1707 में। अब इस एक्ट के मुताबिक होगा ये कि स्कॉटलैंड जो होगा वो किसका हिस्सा बन जाएगा? स्कॉटलैंड जो होगा वो हमारे इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा, इंग्लिश का हिस्सा बन जाएगा। और ये तीनों ही रीजन मिलकर क्या बनाएंगे? ये तीनों ही रीजन मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप देखोगे ना, देखो पहले इसको बोला जाता था ग्रेट ब्रिटेन, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था। जैसे ही यहां पे आयरलैंड ऐड हुआ, जैसे ही आयरलैंड भी इसमें जुड़ गया, आयरिश लोग भी इसमें जुड़ गए, जबरदस्ती जुड़ गए, तो इसको बोला गया द ग्रेट ब्रिटेन, है ना, इसको बोला गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। फिर क्या हुआ? स्कॉटलैंड मिल गया। अब देखो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है सर, है ना। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि देखो स्कॉटलैंड मिल चुका है, वेल्स मिल चुका है। अब क्या हुआ? फिर बाद में होता यह है कि जो उत्तरी आयरलैंड जो है, आयरिश लोग जो है, ये किसमें मिल जाते हैं? ये मिल जाते हैं इसमें, किसमें भाई? इंग्लैंड में। रिवॉल्ट हुआ, क्रांति हुई। वोल्फटोन नाम के एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने क्रांति की, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता। फिर भी क्या होता है? नॉर्दर्नलैंड को जबरदस्ती जो है इसमें मिला लिया जाता है, और फिर ये क्या बनाता है? ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और याद रखना कि हाँ, अब देखो ये वाली चीज इतनी जरूरी नहीं है, याद रखना कि भाई जो अगर हम देखो, ये तो हमने उत्तरी आइलैंड को जोड़ा है ना, अगर हम पूरे आइलैंड को जोड़ देते हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोला जाता है, इसको मिला के क्या बनता है? इसको मिला के बनता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन बना। ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल हुआ? तो इसमें आप देखोगे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को भी अपने में मिला लिया 1707 में यूनियन एक्ट पास करके। और हाँ, याद रखना कि जब ये यूनियन एक्ट पास किया गया था तो स्कॉटलैंड के जो लोग थे उनको यह भी बोला गया था तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी संस्कृति को छोड़ना है, तुम्हें अपनी भाषा को छोड़ना है और हमारी संस्कृति को अपनाना है। याद रखना ये कि जब 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया था तो उनको बोला गया था कि भैया तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और हमारे में मिल जाना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा।
तो 17 और 7 में स्कॉटलैंड मिल गया, वेल्स मिल गया, तो इन तीनों ने मिलकर बनाया ग्रेट ब्रिटेन। फिर क्या हुआ, फिर आप देखोगे फिर यहां पे एक पहल चली कि भैया हमें जो उत्तरी आयरलैंड जो है इसको भी अपने में मिलाना है। उत्तरी आयरलैंड में समस्या क्या थी भाई, उत्तरी आयरलैंड की मैं बात करूं तो यहां पे समस्या ये थी कि यहां पे ईसाई धर्म के दो लोग थे, दो सेक्ट थे, एक तो प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन कैथोलिक जो थे इसके खिलाफ थे। कैथोलिक के ही एक गुरु थे, है ना, आप बोल सकते हो कि इनका नाम था वोल्फटोन। इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, काफी इन्होंने क्रांति की, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया और फाइनली आप देखोगे उत्तरी आयरलैंड को भी जबरदस्ती इसमें मिला लिया जाता है। फिर आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की जो है स्थापना की जाती है। फिर बाद में आप देखोगे, बाद में ये हमारा जो बचा हुआ आयरलैंड है इसको भी मिलाया गया, इसको बोला गया ब्रिटिश आइल्स। तो ये इतना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना ये दोनों याद कर लो, बस ये दोनों याद कर लो, ये दोनों काफी सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से बता दो, आपको ब्रिटेन का एकीकरण समझ में आ गया या नहीं आया? ब्रिटेन का एकीकरण समझ में आ गया। अलग अलग जाति समूह में बटे हुए थे, सबसे ताकतवर कौन था? इंग्लिश था। इंग्लिश ने क्या किया, धीरे धीरे करके इन सबको अपने में मिला लिया। कैसे मिलाया मैंने आपको बता दिया, बताओ जल्दी से, हाँ या ना? चमका या नहीं चमका? अरे बोलना, अरे बोल दे भाई, अरे बोलो ना, अरे तनिक बोलिए ना। क्लियर है ना? पक्की बात है? सब समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं बेटा, तुम्हारी जो बातें चल रही है ना, हाँ बेटा समझ तो रहा हूं। सब समझ रहा हूं बेटा जी, सब समझ रहा हूं। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ के हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही प्यारी चीज के बारे में, एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक का नाम क्या है? चमक गया? चलो ठीक है, इस टॉपिक का नाम है राष्ट्र की कल्पना। राष्ट्र की कल्पना। अच्छा, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। 2-4 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो रहा है सीधा। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा निपट जाएगा आज के आज में। सुनो ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन भी करने बेटा, टेस्ट है तुम्हारा आज, और एंड तक रुकोगे पिटाई कर दूंगा बेटा। टेस्ट में तुमने जो बदतमीजी दी तुमने, तो बहुत पिटाई करूंगा। सर ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, बहुत पिटाई करूंगा, सीरियसली बहुत पिटाई करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र की कल्पना। अब राष्ट्र की कल्पना की हम बात करें तो उसमें होता यह है कि हम अलग अलग किसका इस्तेमाल करते हैं? अलग अलग रूपकों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। इसको इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिगरी। अब होता क्या है, अब जैसे तुम ये छोड़ो सब, तुम भारत देश की बात करो, हम क्या बोलते हैं? मेरे साथ में बोलना सब, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं ना। अब एक बात बताओ, भारत माता असली में है? नहीं है। मतलब हमारी जो जमीन है, हमारे जो भारत की जमीन है, इस जमीन को ही हमने क्या मान लिया? अपनी मां मान लिया है। मानते हो नहीं मानते? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई भारत माता के हाथ पैर हैं, सर है, कुछ भी नहीं है उनका। आप देखते हो होता क्या है, जब भी राष्ट्र का निर्माण हुआ, जब राष्ट्र का निर्माण किया गया, तो आप देखोगे अलग अलग जो राष्ट्र थे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने राष्ट्र को एक महिला के रूप में, महिला प्रतिमा के रूप में देखा। इसको हम बोलते हैं एलिगरी, इसको हम बोलते हैं रूपक। और ये जो रूपक था, ये क्या था? ये महिला के रूप में देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें कोई पुरुष भी मिलेगा, पुरुष नहीं था। सारी की सारी जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को ही एक तरीके से राष्ट्र के रूपक के रूप में देखा जाता था। अब यहां पे तुम्हें नहीं लगता, तुम बताओ अपना कितना दोगलापन है, हमारा समाज कितना दोगला है। तुमने औरतों को कोई भी अधिकार दिए नहीं, चाहे मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी के एकीकरण की बात करूं, जब भी कुछ हुआ तुमने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिए नहीं, मताधिकार दिए नहीं, तुमने कोई भी अधिकार दिए नहीं महिलाओं को। और तुम महिलाओं को अपने राष्ट्र का रूपक बना रहे हो। मतलब तुम अपने राष्ट्र को क्या, किसके रूप में देख रहे हो? राष्ट्र को एक महिला के रूप में देख रहे हो। हम भी क्या करते हैं? हम भी अपने राष्ट्र को महिला के रूप में देखते हैं। भाई भारत माता की जय, है ना, भारत को एक माता का रूप दिया गया है कि भैया भारत जो है हमारी माता है, हमारी मां है। वैसे आप देखोगे कि अगर मैं राष्ट्र की कल्पना की बात करूं तो अलग अलग देशों ने क्या किया? अलग अलग देशों ने, है ना, अपने राष्ट्र की कल्पना की। जैसे कि मैं बात करूं फ्रांस की, ये फ्रांस की मैं बात करूं, फ्रांस है ये हमारा फ्रांस है। फ्रांस की मैं बात करूं तो इनकी जो एलिगरी है, इनकी जो रूपक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मैरियाना। इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ये इस पे जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न पे आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि बताओ फ्रांस के रूपक का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के रूपक का नाम जो है मैरियाना है। अब मैरियाना कौन है? तो भैया इन्होंने अपनी फ्रांस देश की जो है कल्पना किसके रूप में की है? एक मैरियाना नाम के रूपक के रूप में की है, जो कि एक महिला है। वही मैं बात करूं, अगर जर्मनी का निर्माण हुआ, जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो आप देखोगे जर्मनी राष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी राष्ट्र को किस महिला रूपक के नाम से जाना जाता है? तो आप देखोगे जर्मेनिया के नाम से जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ
कि जर्मनी का रूपक क्या है, जर्मनी राष्ट्र की पहचान किस रूपक के, किस महिला के रूप में की जाती है, तो आप देखोगे आपको तुरंत आपको पता होना चाहिए जर्मेनिया। याद रखना ये महिलाएं जो है असलियत में नहीं है, ये सिर्फ एक रूपक ही है। समझ में आया? ये ऐसा नहीं है कि तुम कहीं टॉर्च लेके ढूंढने निकल जाओगे भैया जर्मनिया कहां पर है, हरियाणा कहां पर है। अरे नहीं, ये कोई थी ही नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या किया, ये एक तरीके का क्या है, बेसिकली एक तरीके की कल्पना है। आप अपने राष्ट्र को, जैसे हम बात करें भारत माता, भारत माता सच में थोड़ा ना है, भारत माता हम कल्पना करते हैं उस चीज की कि हमारा देश जो है, हमारे देश की मिट्टी जो है वही हमारी माता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और इसमें बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हो ना, ये जो जर्मेनिया साहब जो हमारे जर्मेनिया जी हैं, जर्मेनिया ताई जो है, हमारी जो जर्मेनिया ताई हैं, वो देखो वो अलग अलग चीजें पहने हुई हैं, मुकुट पहने हुई हैं, है ना। इनके अगर आप चेस्ट पे देखोगे तो ये पूरा एक वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ईगल बना हुआ है, प्लस आप देखोगे तलवार है ना, पीछे एक पेड़ है। ठीक है सर, नीचे टूटी हुई बेड़ियां लगी हुई हैं, एक झंडा लिए हुए हैं। ये किसका झंडा? ये जर्मनी का झंडा है। तो ये हर एक चीज जो है, जो भी चीजें इन्होंने धारण कर रखी हैं, इन हर एक चीज का अपने आप में ही कोई मतलब है। ये जो है एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%। देखो ध्यान से, अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये जो जितने भी प्रतीक हैं, ये जो जितने भी प्रतीक आपको दिख रहे हैं, है ना, ये हाथ में तलवार, मुकुट, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है, आपको पता होना चाहिए। क्या है? जैसे हम बात करें टूटी हुई बेड़ियां, ये जो टूटी हुई बेड़ियां दिख रही हैं आपको, ये देखो ध्यान से, ये टूटी हुई बेड़ियां जो हैं, इनका मतलब क्या है सर? तो ये जो टूटी हुई बेड़ियां हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है आजादी। मतलब बेड़ियां अब टूट चुकी हैं और हम सब आजाद हो चुके हैं उस निरंकुश राज से, उस राजा के निरंकुश राज से अब हम आजाद हो चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूं किसकी, जैसे कि मैं बात करूं, आप देखोगे बादशाह कवच। बादशाह कवच कहां पर है सर? ये देखो, ये बादशाह कवच है। ये कवच पहन रखा है इन्होंने अपने सीने पे। ठीक है, ये कवच जो पहन रखा है इन्होंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जर्मन साम्राज्य के प्रतीक की शक्ति, मतलब एक तरीके का जर्मन साम्राज्य की शक्ति जो है उसको बता रहा है। वही मैं बात करूं बलूत पत्तियों का मुकुट, जैसे हम बात करें, जैसे आप देखोगे ना, बलूत की पत्तियां जो है, ये देखो, ये बलूत की पत्तियों का मुकुट पहन रखा है जर्मेनिया ताई ने। तो आप देखोगे इनका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बहादुरी, ये एक बहादुरी का, एक ब्रेवरी का जो है निशानी है। ठीक है ना। अच्छा, जो तलवार इन्होंने ली है, ये तलवार भी पकड़ रखी है इन्होंने इतनी बड़ी सी, ये किसका प्रतीक है? तो ये मुकाबले की तैयारी है। मतलब अब जर्मनी जो है वो किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। वैसे ही आप देखोगे जो तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो है, यानी कि ये देखो पीछे, ये जैतून की डाली जो है ना, ये पीछे है ना, ये देखो ध्यान से, है ना, ये देखो, ये जैतून की डाली है। ये किसका प्रतीक है सर? ये किसका प्रतीक है? तो आप देखोगे ये शांति की चाह का प्रतीक है कि भैया हम ऐसा नहीं है लड़ना चाहते हैं, हम एक तरफ शांति भी कायम करना चाहते हैं। तो आप देखोगे ना, हर एक चीज का मतलब है, इनको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो इससे आ सकते हैं। चमका या नहीं चमका? ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब जो है आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। क्या चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब देखो हुआ क्या, हम जैसे होता है ना, जब कोई पिक्चर देखते हो तुम, तो उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग मतलब होता है कि उसका जो अंत होता है पिक्चर का, उसमें विलन मर जाता है, फिर विलन अपने आप को बदल के अच्छा हो जाता है और हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, और जो भी होना होता है आपको सेटिस्फाइड लगता है वो बहुत ज्यादा चीज की, भाई सब कुछ सही हो गया, जो विलन था वो पकड़ा गया, उसको मारा गया, है ना, जिसने गलत काम किया उसको मारा गया, और हीरो जो है जीत गया। यही तो होता है मूवीज में जो आप देखते हो, एंड बहुत अच्छा होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो ऐसी हमारे चैप्टर की भी हैप्पी एंडिंग हो गई भाई। हर एक जो देश है, चाहे मैं जर्मनी की बात करूं, रशिया की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, इटली की बात करूं, है ना, ग्रीस की बात करूं, ये सब जो है क्या हो चुके हैं, ये सब, इन सब में जो है राष्ट्र का निर्माण हो चुका है, इन सब में राष्ट्र का निर्माण हो चुका है, हैप्पी एंडिंग हो गई है भैया इनकी। अब क्या होगा भाई? अब आएगा पार्ट 2, है ना, पार्ट टू की अगर मैं बात करूं, अब होगा क्या? अब होगा एक कि एक जगह का नाम है, यूरोप में एक जगह है, जो कि अगर आप जाओगे ना यूरोप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आप जाओगे, साउथ वेस्ट में आप जाओगे, एक आपको जगह मिलेगी, इसका नाम है बाल्कन। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि देखो नाम सुनो, यहां पे क्या है, नाम क्या टॉपिक है? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है सर? साम्राज्यवाद कैसी विचारधारा है? मैंने तो आपको बताया था कि किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाए तो एक तरीके की विचारधारा बन जाता है। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जो है, आप दूसरे की जो जगह है उसको भी कब्जाने की सोच रहे हो, विस्तार करना चाहते हो, है ना। तो जो इंसान विस्तार करने की चाह रखता है, जैसे मैं नेपोलियन की बात करूं, तो नेपोलियन की भी चाह क्या थी कि भैया वो फ्रांस से सिर्फ खुश नहीं था, फ्रांस का राजा बनकर खुश नहीं था, उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। सिकंदर की मैं बात करूं, सिकंदर का भी सपना था कि पूरी धरती पे कब्जा करना है उसको, ठीक है ना। तो विस्तारवाद का मतलब क्या होता है कि वो अपनी टेरिटरी को, अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और दूसरों को हराकर उनकी टेरिटरी को, उनके राज्य को आप मिलाना ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं विस्तारवाद की विचारधारा या फिर साम्राज्यवाद। मतलब आप इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इंपीरियलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल सा मतलब होता है कि आपको उतने में सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपके पास है, आप सामने वाले की धरती को कब्जाना चाहते हो।
उनके जो संसाधन है उनको लेना चाहते हो। अब इसमें होगा क्या, युद्ध होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो उनमें मिल जाएगा। बस यही होता था, यही तो किया था नेपोलियन ने तो आधे से ज्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था भाई। क्यों? क्योंकि उसकी जो विचारधारा थी वही थी, साम्राज्यवाद की ही विचारधारा थी उसकी, कि भाई उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। कहने को तो भाई वो अगर फ्रांस में रहता तो फ्रांस में भी एक सेटिस्फाइड रहता। वो फ्रांस इतना बड़ा मुल्क है, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसको फ्रांस भी चाहिए था, उसको जर्मनी भी चाहिए था, उसको ऑस्ट्रिया भी चाहिए था, सब कुछ उसको चाहिए था। और उसी ख्वाहिश ने उसको मार डाला, उसी ख्वाहिश ने उसको हरा दिया। वरना अगर वो सिर्फ, है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को लेके बैठता तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। तो यहां पे साम्राज्यवाद का वही मतलब है, विस्तार करना, है ना, जितना है उतना में खुश ना रहना, सामने वाले की जमीन भी हड़प लेना। तो ये होता है भाई हमारा विस्तारवाद। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब यहां पे होगा क्या यहां पे, कि राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको गलत तरीके से, एक तरीके से साम्राज्यवाद की भावना में देख लिया जाएगा। मतलब अब तक क्या था, राष्ट्रवाद का मतलब क्या था कि भैया अपने राष्ट्र से प्रेम करो। अब यहां पे राष्ट्रवाद का मतलब क्या निकाला जाएगा, कि राष्ट्रवाद का गलत मतलब निकल आएगा कि भैया दूसरे की जमीन को हड़पना ही राष्ट्रवाद है। ऐसा कुछ यहां पे जो है देखने को आपको मिलेगा। मतलब ये होगा, मतलब एक जगह थी यूरोप में, इस जगह का नाम था बाल्कन। याद रखना, इस जगह का नाम क्या था, इस जगह का नाम था बाल्कन। बाल्कन में एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगी। बाल्कन जो जगह थी, इस जगह की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा सर। क्या सा संकट पैदा हो जाएगा सर? अब यहां पे आप देखोगे कि बाल्कन नाम की जो जगह है, यहां पर क्या था, यहां पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। ऑटोमन साम्राज्य जो है ना, इनका जो अधिकार हुआ करता था। मैंने बताया था आपको, बाल्कन नाम की जगह है यूरोप में, यहां पर एक टाइम पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य जो था ये उस टाइम बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। एक टाइम पर 12वीं शताब्दी में ये बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इसने 500 से 600 वर्ष तक जो है राज किया। और अब देखोगे इन्होंने यूरोप के इस इलाके को कब्जा लिया था, इसका नाम था बाल्कन। अब बाल्कन एक बहुत बड़ा इलाका था बेटा, ये देखो पूरा बाल्कन देख रहे हो, और बाल्कन में ही बहुत सारे देश आया करते थे। बहुत सारे देश हैं बाल्कन में। जैसे आप देखोगे बाल्कन में कौन कौन से देश आया करते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोनिया, है ना, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ये सब करके किसमें आते थे, सब जो है किसका हिस्सा थे, ये सब के सब जो है बाल्कन का ही हिस्सा हुआ करते थे। बाल्कन का हिस्सा हुआ करते थे सबके सब देश, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, अब हुआ क्या कि जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, मैंने आपको हमेशा बताया, याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना कि जब एक ताकत कमजोर होती है तो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। मतलब यह कि जब एक ताकत कमजोर हो जाती है तो यहां पे हमेशा क्या होगा, यहां पे हमेशा आजादी की जंग छिड़ती है। हुआ क्या कि समय के साथ साथ जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो होगा क्या कि बाल्कन के जितने भी आप ये इलाके देख रहे हो, जितने भी आप देश देख रहे हो, ये आजादी की मांग करेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाल्कन एक छोटा सा इलाका है। अब इस छोटे से इलाके में बहुत सारे देश हैं, देखो ये भी है एक, ये भी देश है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ही लड़ेंगे। आपस में क्यों लड़ेंगे, आपस में क्यों लड़ेंगे, आपस में इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये सब बोल रहे थे कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, यहां से 200 साल पहले हमारे पूर्वज यहां पे रूल करते थे, है ना। तो ये आपस में ही एक तरीके का आप बोल सकते हो विस्फोटक एरिया बन जाएगा। एक तरीके का आप बोल सकते हो ये विस्फोटक एरिया बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये देश जो है, सारे के सारे जो देश हैं आपस में लड़ने लगेंगे जमीन पे कब्जा करने के लिए। तभी तो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया साम्राज्यवाद। अभी तक तो राष्ट्रवाद चल रहा था, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि अपनी जमीन अगर बढ़ानी है, ज्यादा संसाधन लेना है, तो एक दूसरे पे लड़ाई करो, है ना, लड़ मरो, ठीक है, और कब्जा कर लो, जो जीतेगा उसका संसाधन हो जाएंगे। अब ये स्टोरी चल रही है यहां पे। हुआ क्या, हुआ ये कि इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। मतलब सर, मतलब ये कि ये देखो, ये तो पहले से राष्ट्र बने बैठे हुए हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत विशाल देश है। अब ये सब तकतकी बांधे देख रहे थे यहां पे चल क्या रहा है। और एक चीज और है, अब बाल्कन जो पूरा रीजन था, ये पूरा बाल्कन जो पूरा एरिया है, यहां पे एक चीज और थी, यहां पे खनिज संसाधन बहुत ज्यादा थे। और याद रखना, जिस जगह पर खनिज संसाधन ज्यादा होते हैं वहां पर, है ना, कोई ना कोई नजर गड़ाए बैठा रहता है। अमेरिका को ही देख लो भाई, पूरा जो मिडिल ईस्ट जो है वहां पे पेट्रोल, है ना, पूरा एकदम चील की तरह नजर गड़ाए बैठा रहता है कि पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए। पूरा कंट्रोल करता है मिडिल ईस्ट को अमेरिका। क्यों? क्योंकि भैया उनको पेट्रोल चाहिए भाई, बिना पेट्रोल के होगा क्या। वैसे ही आप देखोगे कि पूरा जो इलाका है बाल्कन का, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा खनिज पदार्थों से निर्मित एक जो है पूरा इलाका है। अब ये जब पता चला इन लोगों को, ये जो लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि कोई किसी के साइड हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं बहुत कमजोर हूं, तुम भी बहुत कमजोर हो, हम दोनों की लड़ाई हो गई है, तो कोई दो पावरफुल इंसान आए, दो शक्तिशाली इंसान आए, किसी ने तुम्हारा साथ दिया, किसी ने मेरा साथ दिया। अब यहां पे यही होगा। अब ये जो लोग हैं ये भी क्या करेंगे, ये इनकी भी नजर किस पे होगी, बाल्कन पे होगी। क्यों? क्योंकि बाल्कन में क्या थे, बाल्कन में
बहुत खनिज संसाधन थे। अब होगा क्या, आप देखोगे आगे चल के जो जगह है पूरी बहुत ज्यादा विस्फोटक बन जाएगी, बहुत ज्यादा यहां पे युद्ध वगैरह होने लगेंगे। और आप देखोगे जो प्रथम विश्व युद्ध होगा जो 1914 में हुआ था, 1914 से 18 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसका कारण भी क्या होगा, उसका कारण भी यही बनेंगे, है ना। ये जो चीज है, ये जो जब ये आग, ये विस्फोट जब एक तरीके का परमाणु बम में बदल जाएगा, आप देखो ना, ये जो चिंगारी होगी, ये जब एक पूरी तरह से आग पकड़ लेगी, तो आप देखोगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और इसी इसी इलाके की वजह से जो है, बाल्कन नाम के इलाके की वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू होगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ, उसके बहुत सारे कारण है बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक दिन जब कभी फ्री क्लास होगी ना, तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। लेकिन अभी आपको याद रखो कि ये जो पूरा इलाका था, ये बहुत ज्यादा विस्फोटक बन चुका था। जितने भी इसके देश जो है, इनको आजादी मिल चुकी थी, और ये क्या कर रहे थे, ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा इन लोगों ने उठाया, इन लोगों ने उठाया। और फिर आप देखोगे आगे चल के ये जो इलाका है, ये इतना ज्यादा विस्फोटक हो जाता है, इतना ज्यादा विस्फोटक हो जाता है, यही कारण बनता है आगे प्रथम विश्व युद्ध का। यहीं पे आपका पूरा चैप्टर जो है दी एंड हुआ। फटाफट से बता दो जल्दी से, क्लियर हुई चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बोलिए फटाफट से। ये आपको क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट से। फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देन क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ बेटा, बाल्कन में बहुत सारे देश आते थे, ये छोटे छोटे देश थे, आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ गया। जब वो कमजोर पड़ गया तो निकल लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आजादी की मांग कर रहे हैं। ये हर एक देश जो आजादी की मांग कर रहा है, एक दूसरे पर हमला कर रहा है कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। इसका फायदा किसने उठाया, तो इसका फायदा उठाया बड़े बड़े मुल्कों ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने, जो आजाद होकर बैठ चुके हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करके बैठ चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे, जैसे अमेरिका हर जगह करता है इंटरफेयर, है ना। अमेरिका भी हर जगह इंटरफेयर करता है, वैसे ये लोग इंटरफेयर करेंगे इनके बीच में। और फिर ऐसी देखना, ऐसी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कुछ ज्यादा तो पढ़ा नहीं, वैसे आज हमने ब्रिटेन की एक अजीबोगरीब कहानी सुनी। क्यों सुनी, क्योंकि ब्रिटेन में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, है ना। बाकी के एकीकरण में आप देखोगे, चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हो, चाहे वो इटली का एकीकरण हो, यहां पे प्रॉपर युद्ध हुए हैं, यहां पे कोई युद्ध नहीं हुआ। यहां पे क्या कहानी थी, मैंने आपको बता दिया कि यहां पे कहानी ऐसी थी कि भाई यहां पे अलग अलग जाति समूह के लोग रहते थे, भाषा के आधार पर ये बटे हुए थे, अपनी संस्कृति के आधार पर जो बटे हुए थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश, ये जो लोग थे, ये अलग अलग जो है किससे आते थे, जाति समूह से आया करते थे। और इसमें सबसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर जो थे वो इंग्लिश थे। इंग्लिश की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और इनकी पूरी जो सत्ता है वो इनके संसद के हाथ में थी। अब यहां पे निर्णय लिया जाता है कि हमें बाकी के लोगों को भी अपने में मिलाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेल्स जो होता है, ये बिना किसी युद्ध के मिल जाता है इनमें, ठीक है ना। फिर ये स्कॉटलैंड को अपने में मिलाना चाहते हैं, स्कॉटलैंड जिनको हम बोलते थे स्कॉटिश लोग, स्कॉटिश भाषा हुआ करती थी इनकी। आप देखोगे 1707 में एक यूनियन एक्ट पास किया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि स्कॉटलैंड जो होता है वो इंग्लैंड का हिस्सा बन जाता है ना। और इसी प्रकार से आप देखोगे द ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना की जाती है। और एक चीज और कि यहां पर जब ये स्थापना की जाती है, तो यहां पर यह भी बोला जाता है कि अब स्कॉटलैंड की जो भी संस्कृति जो है वो नहीं मानी जाएगी, भाषा वगैरह जो नहीं बोली जाएगी, अब स्कॉटलैंड में भी इंग्लिश भाषा बोली जाएगी। और इस प्रकार से आप देखोगे कि यहां पर इनकी जो संस्कृति जो थी उसका अंत इन्होंने कर दिया। फिर आप देखोगे आयरिश की अगर हम बात करें, तो आयरिश में बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा यहां पर आप बोल सकते हो कि तनाव हुए। आयरिश के लोग जो है नहीं चाहते थे। आयरलैंड जो है पूरा बढ़ चुका था, एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट, एक तरफ थे कैथलिक। प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि भैया यहां पे जुड़ जाए इनके साथ में, लेकिन कैथलिक ये चाहते थे कि भाई इनके साथ जो हमें नहीं जाना, इनके साथ हमें नहीं जाना। फिर क्या हुआ, आप देखोगे कैथलिक के जो एक बहुत बड़े फादर थे, एक बहुत बड़े पादरी थे, इनका नाम था वुल्फटोन। इन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध करे, इन्होंने बहुत बड़ी एक, आप बोल सकते हो बहुत बड़ी एक क्रांति करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं निकलता। इस क्रांति को दबा दिया जाता है, इस रिवॉल्ट को दबा दिया जाता है। और बाद में आप देखोगे कि आयरलैंड को भी क्या कर दिया जाता है, आयरलैंड को भी जबरदस्ती जो है इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है। फाइनली आप देखोगे क्या बनता है, फाइनली आप देखोगे द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो है स्थापना की जाती है। याद रखना, ये जो आयरलैंड था वो उत्तरी आयरलैंड था, ना कि पूरा आयरलैंड, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें। फिर मैंने बात की कि किसकी, फिर मैंने राष्ट्र की कल्पना की बात की। तो मैंने आपको बताया कि हर एक राष्ट्र क्या करता है, हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्र को एक महिला के रूप में देखता है, जिसको हम रूपक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम एलिगरी बोलते हैं। जैसे मैं फ्रांस की बात करूं तो यहां पे मैरियाना थी, है ना। मैरियाना की अगर हम बात करें तो एक रूपक थी। वही मैं जर्मनी की बात करूं तो उनकी जर्मेनिया थी। जर्मेनिया की जो रूपक में जो भी आपको प्रतीक दिख रहे हैं, चाहे वो ये जो मुकुट हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो ये कवच हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ चीजों को जो है दर्शाता है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने बात की किसके बारे में, फिर मैंने बात की राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में, कि यहां पे साम्राज्यवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्या करना चाहते थे, जो विस्तार करना चाहते थे, जो एक दूसरे से लड़के उनकी जमीनें लेना चाहते थे। यह प्रॉब्लम कहां देखने को मिलती है, तो यह प्रॉब्लम बाल्कन का जो क्षेत्र था वहां पर देखने को मिलती है। जब ये छोटे छोटे जो राष्ट्र होते हैं, जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ता है, तो आपस में लड़ मरते हैं, और आगे चलकर यही जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेंगे। तो ये थी कहानी हमारी। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब तुम्हारी बारी है भाई, अब तुम्हारी बारी है, और देखो सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से देना है आपको। फटाफट से दो, जल्दी से दो, फटाफट से। फ्रांसीसी कलाकार डिक सोरियो, है ना, फेड्रिक सोरू की बात हो रही है, फेड्रिक सोरू की बात हो रही है। इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी? 1840 में, 1842 में, 1848 में, 1850 में, बताओ फटाफट, जल्दी से बोलो फटाफट से। अरे बताइए 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 जरा भाई, टाइम हो गया बेटा, टाइम हो गया, बस ये क्वेश्चंस करेंगे, काफी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। टान 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 टान। हम्म। सबने गलत आंसर दिया है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही आंसर होगा। फ्रेडरिक सोरो ने जो पेंटिंग बनाई थी वो कब बनाई थी? तो वो 1848 में बनाई थी। अगर आप अपनी किताब खोलोगे, इस किताब की स्टार्टिंग में आपको जो एक पेंटिंग मिलेगी जिसको फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था, ये जो पेंटिंग थी वो 4 चित्रों से मिलकर बनती थी। ये 4 चित्रों से मिलकर बनती थी भाई ये पेंटिंग, है ना। और ये पेंटिंग क्या बताती थी? ये पेंटिंग जो है प्रॉपर तरीके से एक आप बोल सकते हो पेंटिंग जो थी क्या दर्शा रही थी? एक स्वतंत्रता के बारे में दर्शाती थी, एक गणराज्य के बारे में जो है दर्शाती थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? किस किसने सही आंसर दिया? तो अमित ने, वेरी गुड बेटा। इमरान, खुशी, अरगमन, जुनैद, शायजा, नैना, उज्जवल, अंशु, अनु, मबूत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस में किस शासन, बताओ जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की जाती है वेना संधि के दौरान? जल्दी से बताओ। हैब्सबर्ग, आर्लियर वंश, बुर्बो वंश या फिर जारशाही? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। फ्रांस में किस चीज की जो यहां पर हाँ बताओ बताओ। फ्रांस में 1815 के बाद जब वेना संधि होती है तो यहां पे किस की जो है पुनर्स्थापना जो है की जाती है? इन क्वेश्चंस को एक जगह नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कभी ना कभी प्रश्न जो है सब में आए हैं, यूपी बोर्ड में भी आए हैं और बिहार बोर्ड में भी आए हैं। मैं वही प्रश्न लेके आता हूं सिर्फ जो सच में बहुत जरूरी है। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत पिटाई कर दूंगा मैं। आंसर देना सभी को, सामने आपके स्क्रीन के सामने पोल आएगा। चलिए ठीक है, तो आप, मैंने बताया था आपको कि 1815 के बाद बर्बन वंश की जो है स्थापना की जाती है। और अभी भी भाई 12, अभी भी आप बोल सकते हो करीबन जो है 22% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत है बेटा। क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न था, कल ही तो पढ़ाया है मैंने, आप कल परसों पढ़ाया था मैंने, 2 क्लास पहले पढ़ाया मैंने। आईटीएन भास्कर, आर्यन, मुस्कान, सैफी, अर्गमन, हर्ष, समीर। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। अरे बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, है बिना मतलब पढ़ाई के अलावा तुम पे कशी करवा लो, है पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, तुम गलत आंसर दोगे। मजीनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए जल्दी से। मजीनी का संगठन से, किस संगठन से जो संबंध था? लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक, हटारिया या फिर डाइट? मैंने बताया था आपको कि जब बड़े हुए थे हमारे मजीनी साहब, 1807 में इनका जन्म हुआ था और ये किसी एक संगठन का भी हिस्सा रहे थे। कौन सा संगठन था? बताइए, कल ही बताया था मैंने, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। नहीं पढ़ा है सर, नहीं पढ़ेंगे हम सर, जो बोलना है बोल लो, नहीं पढ़ेंगे सर, हम पढ़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल हम एंड टाइम पे ही पढ़ेंगे सर, आप कितनी भी कोशिश कर लो हम तो नहीं मानेंगे सर। अरे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ लो पढ़ लो। चले तो भाई, मैंने बताया था मजीनी का संबंध जो है किससे रहा था? एक तरीके की कार्बोनारी एक संगठन था, इससे रहा था संगठन। फिर मैंने आपको यह भी बताया था बाद में हमारे जो मजीनी साहब हैं इन्होंने 2 गुप्त संगठनों का निर्माण किया, एक तो यंग इटली और यंग यूरोप। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए ठीक है, देखते भाई। डॉक्टर, अरे सौरभ अभी से डॉक्टर हैं, अभी से डॉक्टर हैं, सब समझ रहा हूं मैं। आईटीएन, अलवेन, हरे कृष्णा, अमित कुमार, सैफी, आशीष, रोहन, उज्जवल, सन्नत कुमार। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में से कौन सा देश था? कौन था भाई? फटाफट से बताओ जल्दी। इटली और जर्मनी की अगर मैं बात करूं, इनके खिलाफ जो है कौन सा देश था? फटाफट से बताओ। इंग्लैंड था, रूस था, प्रूशिया था या फिर ऑस्ट्रिया था? जल्दी से बताओ।
आप देखोगे ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। और आप देखोगे मजीद अगर हम बात करें इटली की और जर्मनी की बात करें तो इनका जब एकीकरण हो रहा था तो कौन सा जो एक साम्राज्य है वो इनके खिलाफ था, बताइए। अरे सर पोल नहीं आ रहा तो क्या करूं, पोल नहीं आ रहा तो अरे क्या करूं, बता भाई, बता लड़की क्या करूं मैं, पोल नहीं आ रहा तो इधर से तो पोल भेज रहे हैं उधर नहीं जा रहा तो क्या करें। एक कॉल करते हैं लोग। हेलो 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 जी, हम यहां पर क्विज क्विज खेल रहे हैं और हमारी एक बिटिया है उसके पास पोल नहीं आया तो कुछ करिएगा प्लीज। बिटिया का नाम है शुभी, शुभी कुमारी। हाँ जी, तो प्लीज उसके पास पोल पहुंचाइए, पोल नहीं जा रहा है। हेलो, कहाँ मिलाया फोन आपने? अच्छा अच्छा, पोल आ रहा है, पोल आ रहा है। चलो ठीक है ना, ये हो गया। अरे भैया मैंने बताया था भाई, जब जर्मनी का और इटली का एकीकरण जब हुआ था, जर्मनी का और इटली का एकीकरण जब हुआ था तो भैया ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया जो था इसने तो युद्ध लड़ा था भाई। ऑस्ट्रिया का जो हैप्सबर्ग साम्राज्य जो था इसने इटली के केस में भी युद्ध लड़ा। उत्तरी भाग में तो इटली का जो उत्तरी भाग जो था उसमें तो उन्हीं का राज था। और अगर मैं बात करूं जर्मनी की तो जो ऑटोमन बिस्मार्क जो थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्ग साम्राज्य से भी युद्ध लड़ा था। तो आप देखोगे ऑस्ट्रिया जो था वो खिलाफ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। 50% बच्चों ने फिर भी सही आंसर दिया है। और बाकी के 50% का क्या हुआ बे? है कहां हो तुम, कर क्या रहे हो? अरे ये तो बता दो क्या कर रहे हो? पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा। जब पूछा था कितने परसेंट है तो तुमने 80% बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ये 50% काहे आ रहा है बे? हैं? तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। चलो ठीक है, तो इतने सारे बच्चों ने जो है सही आंसर दिया। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं फटाफट से। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर चुना था? सेनापति, फ्रांस, प्रधानमंत्री। तो ये तो मैं करवा देता हूं, प्रधानमंत्री इतना जरूरी प्रश्न नहीं है। आगे चल, हाँ ये वाला प्रश्न करो फटाफट से प्रश्न करो, ये वाला जल्दी से। जॉल्वरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की? जल्दी से बताओ फटाफट से। हा 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 हा, चलिए चलिए जल्दी बताइए जल्दी। चलिए चलिए बताइए फटाफट से बताइए। हा 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 हा, पोल नहीं आ रहे सर तो क्या करें हम? पोल नहीं आ रहे तो तुम्हारे, हम तो इधर से भेज रहे हैं ना पोल, क्या करें बेटा? मैं माफ कर दो भैया, जो है वो यही है। तुम ऐसे ही आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेक्निकल इशू है, कोई तो बैठा हुआ है जो पोल आप तक पहुंचाने नहीं दे रहा, है ना? हाँ, जॉल्वरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की? अभी बताया था भाई, जो जॉल्वरिन जो था एक संघ जो था वो इसलिए बनाया गया था। क्यों? मुझे पता था तुम यहां पे पॉटी कर दोगे, तुम हक दोगे यहां पे, मुझे अच्छे से पता था। 43% मैंने बोला था भाई कि जॉल्वरिन जो है एक उदाहरण किस चीज का है? जॉल्वरिन जो है एक, आप बोल सकते हो जॉल्वरिन, जॉल्वरिन की अगर मैं बात करूं, जॉल्वरिन किसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, तो आप बोल सकते हो आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक उदारवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है। अब ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएं। और तुमने क्या किया? तुमने देखो, तुमने तुमने भाई तुमने सच में तुमने नहीं, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, मतलब अरे भगवान क्या करें भाई, तुम्हारा चुल्लू पर पानी दे दो मैं तो डूब के मर जाऊंगा। देखो ये सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैंने कल बताया था भाई, रक्त एवं लोह की जो नीति है किसने अपनाई थी? मजीनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या फिर विलियम मन ने? जल्दी से बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरिहंत अश्विन, हेलो आर्चू, ओ हो आर्चू, हैं ये सब चलने लगा। आर्चू, निक्कू, मिक्कू, बड़ा प्यार आ रहा है। कभी इतने प्यार से हमसे भी बात कर लिया करो। तेरी मम्मी को बताऊंगा मैं, तू रुक, तेरा नंबर निकलवा के तेरी मम्मी को ना बताया ना मैंने, तेरी मम्मी को, तेरे पापा को, सबको बताऊंगा मैं। जो जो नंबर मिलेगा तेरे रिश्तेदारी में फैलाऊंगा मैं। तो बेटा ये सब करना छोड़ दे, तू चुपचाप आंसर कर इसका। हमसे बात करी नहीं जाती। कभी बोला है पांडु भैया, बोला है कभी तुमने? चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा सही हो जाएगा। आप देखोगे हाँ 60% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। मतलब भैया कि जब तुम्हें एकीकरण करना है तो तुम्हें युद्ध करने ही पड़ेंगे, खून बहेगा भाई।
तो इसको बोला जाता है लख्त और लोह की नीति। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जल्दी से बताओ फटाफट से। कल ही बताया मैंने, आज भी बताया। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई थी, इससे जो है हमारा जो इटली जो है, हमारा सॉरी हमारा जो जर्मनी जो है, इसका एकीकरण हो गया था। बताइए फटाफट से। अरे बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता है यहाँ पे एक बात बताता हूँ, सीक्रेट बात है। यहाँ पे काले कपड़े पहनना मुझे मना है, पता है? बताइए मत किसी को, काले कपड़े नहीं पहनने देते यहाँ पे मेरे को। कि सर काले कपड़े में आप हैंडसम बहुत ज़्यादा लगते हो, तो जब स्टूडियो में जाया करो तभी काली टी शर्ट पहन लिया करो, और जैसे स्टूडियो के बाहर आओगे तो काली टी शर्ट नहीं पहननी है आपको, आपको कोई दूसरा कपड़ा पहनना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत हैंडसम हूँ, समझ जाओ। हाँ बहुत। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सिर्फ देखो है ना, ओ हो 1871 में, लल्ला बहुत, तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी है बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। मजाक सेट के बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन था, बाकी जो है क्वेश्चन देख लेना। बाकी क्वेश्चन जो है देखो थोड़ा सा, IITN भास्कर, हरे कृष्णा, अलविन, सैफे, अमित कुमार, रोहन, उपन्यास, ठीक है, वैभव, सुहानी, सनातन। वेरी गुड बेटा जी, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो विनर देख लेते हैं कौन है भाई। तो यहाँ पे विनर है उज्जवल सिंह, अमित कुमार, अंशु, उसके बाद सारे जो बच्चे हैं, रंजन, प्रिया, IITN भास्कर, सनत कुमार, साक्षी, रोहित। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। काफी सारे बच्चों को पहले से पता है। अरे कमल तो छोटा भाई है अपना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन करो, ये वाला आखिरी क्वेश्चन कर लो। चलो ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कर लो। चलिए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट से। ये वाला करो, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? ये तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था ना, ये कार्बोनारी से था, मैंने करवा दिया था ये। चलो छोड़ो, कैंसिल करो उसको, कैंसिल करो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं थोड़ा सा। मेन मुद्दा क्या होगा? हाँ हाँ, अरे बेटा बस अरियंत बेटा होने वाली है क्लास एंड, बस एक लघु उत्तरीय प्रश्न कर ले थोड़ा सा। इसमें मैं आधे प्रश्न तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो। इसके आंसर मैं लेके आया हूं, और हम बस क्या करने वाले हैं, बस प्रैक्टिस करने वाले हैं थोड़ा सा। सारे प्रश्न जो हमें करवाएं, देखो है ना, बस इसमें मैं ये दिखाने वाला हूं कि आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी लिखने लगते हो, ऐसा नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना। प्रश्न पहला है, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न, पढ़ो कैसे हुआ, किस तरीके से जो है आप क्या, मतलब ये जो प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो आप क्या समझते हो, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ था, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इनका उदय कैसे हुआ। तो मैंने बताया था फ्रांस की हम बात करें या फिर अलग अलग जगहों की हम बात करें, तो यहां पे क्या था, यहां पे जो समाज था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। एक तीसरा वर्ग था जिसमें कौन थे, जिसमें हमारे मध्यम वर्ग के लोग आया करते थे। मध्यम वर्ग के लोग मध्यम वर्ग बने कैसे, तो मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, अलग अलग फैक्ट्रियां लगने लगी। तो बेचारे इन लोगों ने भी पैसा पूसा कमा लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, इनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई व्यापारी बन गया, और इन्हीं लोगों को क्या बोला गया, इन्हीं लोगों को मध्यम वर्ग का बोला गया। क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ा सा पैसा भी था और ये पढ़े लिखे भी थे। ठीक है ना। तो आप यहां पे वही लिखा हुआ है, जब पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में क्या हुआ, पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में धंधे में, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है, इसमें वृद्धि हुई। वृद्धि के जरिए क्या हुआ, इससे जो है शहरों का विकास हुआ। अब जब आप याद रखना, जहां पर भी क्या होता है, जहां पर भी वृद्धि होती है धंधे में, जहां पर भी ट्रेड होता है, धंधा होता है, वहां पर आप देखोगे वहां पे पूरा का पूरा शहरीकरण होता है, शहरों का विकास होता है। और आप देखोगे जब ये शहरों का विकास हुआ तो नए नए जो लोग हैं जिन्होंने पैसा कमा लिया था, एक नया वर्ग निकल के आता है, मध्यम वर्ग, जिसको व्यवसायिक वर्ग भी बोला जाता है। ये जो वर्ग था ये धंधा क्या करता था, मैंने आपको बताया था। इस नए वर्ग का जन्म जो है बाजार के लिए, उत्पादन की, है ना, की समस्या को सुलझाने के लिए किया गया था। मतलब ये था कि भाई ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए, इस परिघटना ने जो है समाज में नए समूह और वर्गों को जन्म दिया। मतलब ये जो पूरा औद्योगिकरण हो रहा था, नए नए शहरों का विकास हो रहा था, तो इससे जो है एक नया समूह जो है निकल के आता है। इस नए सामाजिक वर्ग में एक नए मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग का। अब ये जो नया सामाजिक वर्ग निकल के आया, अब देखोगे इसमें एक वर्ग कैसा था, इसमें एक वर्ग था मजदूरों का जो मजदूरी कर रहा है, और दूसरा वर्ग कौन सा था, दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग, जो कि इनको रोजगार दे रहा था, जो कि एक व्यापारिक वर्ग था। समझ में आया? उस मध्यम वर्ग के मुख्य हिस्से थे उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी। समझ में आया? यानी कि आप बोल सकते हो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये कौन है, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं और व्यवसायी हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये इन मजदूरों को नौकरी दे रहे हैं। समझ में आया?
चलिए, इस मध्यम वर्ग से राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान हुआ। तो आप देखोगे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं इन्होंने ही जो है राष्ट्रवाद की एकता की जो है शुरुआत की थी। यही चाहते थे कि एक प्रकार का राष्ट्र का निर्माण हो, एक प्रकार का जो राष्ट्रवाद का निर्माण किया जाए। यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुए? याद करो, है ना, याद करो। यहां पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहां पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? मैंने बोला था कि प्रश्न जो है एक बहरूपिया होता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो यहां पे आप बोलो यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुए, तो आप देखोगे ना ये प्रश्न जैसे ही आ जाए तो इसमें आपको किसका नाम याद रखना है? तो 1834 में जो प्रूशिया की पहल पे जो हुआ था, प्रूशिया की पहल पे जो किया गया था, क्या किया गया था? असल ज़ोल्वरिन का जो है निर्माण किया गया था, ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन का जो है निर्माण किया गया था। और इसको आप देखोगे अधिकांश के जो क्षेत्र हैं जर्मनी के उनमें जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए थे कि भाई जो चुंगी पे सीमा लगाई गई थी, जो भार और मापन की प्रणाली अलग अलग थी, अलग अलग 30 से ज्यादा मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था, इन सबको हटा दिया गया और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि जो व्यापार है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुआ। अगला प्रश्न पढ़ो, ग्रीस की आजादी पर एक टिप्पणी लिखो। भाई ग्रीस भी हो सकता है यहां पे और यहां पे यूनान भी हो सकता है, दोनों एक ही है। ग्रीस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई कि ग्रीस में जो शुरुआत है, ग्रीस जो था बेसिकली किसके अंडर में था? ग्रीस जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में था। अब जब धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो आप देखोगे ग्रीस में क्या उठा? ग्रीस में एक तरीके से आजादी की मांग उठी। और आप देखोगे ग्रीस में एक खास बात थी। क्या बात थी भाई ग्रीस में? तो ग्रीस का जो कल्चर है, ग्रीस की जो संस्कृति है, वो पूरे यूरोप को प्रभावित करती थी। एक पालना बोला जाता था, मतलब ग्रीस जो है पूरे यूरोप का पालना बोला जाता था, संस्कृति का पालना आप बोल सकते हो, है ना। तो आप देखोगे ग्रीस को बाकी के यूरोप का सपोर्ट था। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो थे वो क्या चाहते थे? वो आजादी चाहते थे। और बाहर के जो लोग हैं उनको भी अच्छा खासा सपोर्ट था। होता क्या भाई, ग्रीस जो है आजाद हो जाता है। कब होता है आजाद? 1832 आते आते जो है आजाद हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो आप देखोगे यही कहानी है भाई, यही कहानी जो है यहां पे आपको लिखनी है। क्लियर हुआ? चलिए, और दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि ऑटोमन साम्राज्य जो था वो मुस्लिम साम्राज्य था और जो ग्रीस जो था उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो ईसाई धर्म के थे। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे यह था कि ऑटोमन साम्राज्य अपनी संस्कृति को थोपना चाहता था और जो ऑटोमन साम्राज्य के लोग थे वो अपनी संस्कृति को थोपना चाहते थे, वहीं जो ग्रीस के लोग हैं वो उससे नफरत करते थे। और इसी बात ने क्या करवा दिया? इसी बात ने आप देखोगे यहां पर आजादी की मांग शुरू हो जाती है और फाइनली आप देखोगे 1832 आते आते कुस्तुकतुनिया की संधि होती है और कुस्तुकतुनिया की संधि के बाद हमारा जो ग्रीस है वो आजाद हो जाता है। समझ में आया ना? अरे रुको भाई, वीडियो कॉल कर लियो, है ना। 1832 में यहां पे कॉन्स्टेंटिनोपोल लिखा हुआ है, आप कुस्तुकतुनिया भी लिख सकते हो। समझ में आया? यही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी पढ़ लेना कि जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे वो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का जो है सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने भी जो है ग्रीस के राष्ट्रवादियों का जो है समर्थन किया। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इटली के एकीकरण में कैवूर का क्या योगदान था? अरे भैया कल ही बताया है मैंने कि जो हमारे विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो थे उन्होंने काउंट कैवूर साहब, इनके जो मंत्री साहब जो थे, उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप जाइए और इटली के उत्तरी भाग को जो है आजाद करवाइए। किससे आजाद करवाइए? तो उत्तरी भाग पर जो है ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था उसका रूल था। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आंदोलन हुए उसकी अगुवाई किसने की थी? काउंट कैवूर ने, है ना। काउंट कैवूर के पास सबसे ज्यादा क्या था भाई? काउंट कैवूर जो थे एक बहुत बड़े कूटनीतिक थे, मतलब बहुत बड़े एक डिप्लोमेट थे भाई, है ना। और इन्होंने जो है इनके संबंध जो थे वो फ्रांस से बहुत अच्छे थे, इसलिए आप देखोगे इन्होंने फ्रांस की मदद ली और आप देखोगे 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में इन्होंने फ्रांस की भी मदद ली और फाइनली आप देखोगे इन्होंने 1859 में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य को हरा के उत्तरी भाग को जो आजाद करवा लिया। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये सारी चीजें हुई। आगे बात कर, हाँ इतने ही प्रश्न थे और ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब डाउट्स देख लेते हैं। उनको वीडियो कॉल हो जाएगी? हाँ करनी थी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल कौन करेगा? जल्दी से फटाफट से वीडियो कॉल। देखो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, वीडियो कॉल सबसे तो कर नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो किसी से वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है, ऐसा रैंडमली करूंगा मैं। फिर गुस्सा मत हो जाना, सर ने इससे वीडियो कॉल की, मुझसे नहीं की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको नहीं ले सकता वीडियो कॉल पे। तो सबका नंबर आया करेगा जब भी मैं वीडियो कॉल पे अलग अलग बच्चों को लिया करूंगा। पहले आपके डाउट्स देख लेता हूं आपके क्या क्या डाउट्स हैं। समझ नहीं आया बेटा तो दोबारा से लेक्चर देख लेना, एक चीज को 10 बारी बता देता हूं मैं, ठीक है सर। नोट्स में टॉपिक, हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना बेटा। देखो राष्ट्रवाद अलग है, साम्राज्यवाद अलग है। बाल्कन जो था वो यूरोप का ही हिस्सा था और साम्राज्यवाद अलग चीज है, राष्ट्रवाद अलग चीज है। दोनों को जोड़ के दे सकते हो। सिंपल सी बात है, जब बाल्कन में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था तो बाल्कन में जो भी देश हैं जो आजादी की मांग कर रहे थे तो ये आपस में लड़ने लगते हैं।
क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? क्योंकि सामने भाई सबको आप एक दूसरे का राज चाहिए था, भाई सबको एक दूसरे का इलाका चाहिए था, सब अपने राज का विस्तार करना चाहते थे, तो इस वजह से जो यहां पर ये विस्फोटक जगह बन गई थी। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं ना, वीडियो कॉल। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा ये है, वीडियो कॉल करते हैं, करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, करते हैं भाई, कर लेना वीडियो कॉल, वैसे भी समय हो चुका है। अरे करते हैं वीडियो कॉल, बात करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। और बेटा वीडियो कॉल पे तुमने कुछ बदतमीजी की ना तो बहुत पिटाई करेंगे, तुम याद रखना। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड, उड़ान बिहार बोर्ड। हाँ 2026 उड़ान बिहार बोर्ड 2026। हाँ हाँ हाँ, ऐड नहीं है वीडियो कॉल में? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो कोई नहीं, ठीक है फिर रहने दो, छोड़ो। बेटा जी ये अभी थोड़ी सी कुछ समस्या आ रही है, आई एम रियली सॉरी। वीडियो कॉल तो करता मैं आपसे, लेकिन समस्या आ रही है कुछ, तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता अभी, तो माफ कर दो प्लीज। ठीक है, नहीं है, सच में नहीं है, है? और उसमें तो उसमें भी होना चाहिए वैसे ना, और उधर लिखा हुआ है तो। अच्छा अलग से आता है, फिर ठीक है, किया नहीं होगा शायद इन लोगों ने। ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं, एक बार कमेंट्स दिखा दो मेरे को, कमेंट्स में बोल देता हूँ उनको मैं। बेटा जी माफ़ कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है, मैं वीडियो कॉल करने वाला था लेकिन कुछ समस्या है यहाँ पे, तो अभी वो ऐड नहीं करवाया, ऐड करवाने के बाद वीडियो कॉल हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम करेंगे, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, अगली बार इनसे बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐड करवाता हूँ, उसके बाद जो है पक्का अपन वीडियो कॉल करेंगे, है ना? मेरा मन था, सच में बहुत मन था वीडियो कॉल करने का, तुम इतने प्यारे प्यारे तो हो यार तुम्हें, है ना, तुमसे वीडियो कॉल करने का किसका मन नहीं करेगा ये बताओ। ठीक है, तो अभी वीडियो कॉल कर लेते हैं, बाद में तो फिर तुम किसी और से वीडियो कॉल करोगे, ठीक है ना? चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कल जो है सत्ता की साझेदारी पढ़ के आना, और कल मैं प्रश्न भी पूछूंगा, पहले से चैप्टर को पढ़ोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें, तो कल जो है चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है? चलो ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे, मुलाकातें होती रहेंगी और कल ही मुलाकात होगी हमारी तो, ठीक है? चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, बाय बाय, टेक केयर।